Bismillahirrahmanirrahim. It's another question of chapter 3. It's easy problem. Pearson Brothers, this is 3.2 income statement. Pearson Brothers recently reported an EBITDA earning before interest, tax, depreciation and amortization of $7.5 million and net income of $1.8 million. It had $2 million of interest expense and its corporate tax rate was 40%. What was its charge for depreciation and amortization? Okay. Like in previous question, we were supposed to find out the amount of interest. Now we are supposed to find out the amount of depreciation and amortization. तो वही सेम फॉर्मेट है, उसको बस हमने एक और एक्सटेंड करना है एक चीज़ को और हमारे पास वो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आ जाएगा. ओके, सो व्हाट वी से इज minus depreciation and amortization is equal to EBIT, earning before interest and tax, and then we need to exclude interest, and then we left with EBT, and then we exclude tax, and then we left with net income या net profit, right? मैं इसको net profit कर देता हूँ जिससे हम ज़्यादा familiar हैं. Okay. सो जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं और बाकी गैप को फिर हम फिल करेंगे इंशाल्लाह. 7.5 and 1.8, these are millions. 7.5 million and 1.8 million. उसके बाद है जी it had 2 million of interest and corporate. Okay, so 2 million of interest and the tax rate is 40% again. इसका मतलब है कि यहाँ से अर्निंग बिफोर टैक्स में से जब टैक्स निकाला तो ये आया था हमारे पास नेट प्रॉफिट, और अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स निकाला 40%, तो बाकी ये जो बचा दिस इज अगेन 60%, और जिसमें से एक्सक्लूड किया दैट वाज लाइक 100%. ठीक है, EBIT वाज 100%. वी एक्सक्लूडेड 40% टैक्स फ्रॉम देयर, और फिर हमारे पास 60% जो बचा दैट इज 1.8. अब अगेन वी कैलकुलेट if 1.8 is 60%, then what would be its 100%? तो 100% हमारे पास है जी 3. ये 3 हो गया, और 3 में से हमने कुछ माइनस किया तो 1.8 आ गया. इसका मतलब है 3 का और 1.8 का जब हम डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टैक्स की अमाउंट 1.2. यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास है जी अब ये EBIT, और फिर हमारे पास है जी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. तो बेसिकली हमने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की अमाउंट ही मालूम करनी है. ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमने यहाँ से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट लेस किया तो हमारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया. ठीक है, इसमें से ये जो भी अमाउंट है इसमें से हमने इसको लेस किया तो ये आ गया, यानी कि कुछ अमाउंट है जिसमें से 2 लेस किया तो 3 आ गया. तो आपको भी मालूम है कि किसमें से 2 लेस करेंगे तो 3 आएगा. तो आई बिलीव इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगी. वैसे तो ये सिंपल फिगर है ना, हम कहते हैं कि कौन सी ऐसी अमाउंट है जिसमें से 2 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो हम कहते हैं 5 है, जिसमें से 2 लेस करेंगे तो 3 आ जाएगा. बट अगर लॉजिकली हम इसको समझे तो हम कहते हैं किसी चीज में से ये लेस किया तो ये बचा, तो जो बच गया और जो लेस किया उन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो ये चीज नहीं बन जाएगी. तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं, EBIT प्लस इंटरेस्ट. तो देखें ये EBT है ना, इसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है, तो इसमें इंटरेस्ट शामिल कर देंगे तो EBIT बन जाएगा, राइट? तो हमारे पास ये आ गया 5 मिलियन. अब हमारे पास ये सिंपल सी बात है जी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमारे पास है 7.5 मिलियन, और डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन लेस करके 5 बचता है. तो क्या हमने इसमें से लेस किया, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. तो 7.5 में से 5 को एक्सक्लूड करेंगे तो 2.5 जो हमारे पास बचा है, दिस इज द आंसर. ये हमारे पास है जी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की अमाउंट. आई होप दिस इज क्लियर.